वेलकम स्टूडेंट टू अवर न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर है। यहीं से शुरुआत होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स की। तो बहुत आराम से समझेंगे, काफ़ी आराम से, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हुए चलेंगे धीरे धीरे। साथ के साथ डीपीपीज भी सोल्व करते रहना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते रहें, अप्रोच अप्लाई करना आता रहे आपको, अप्रोच सीख करके। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे कैसे बनी अलग अलग टाइप की पीरियोडिक टेबल, और फाइनली जो आपके सामने स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल है वो कैसे आई। ठीक है, वो सारा हम देखेंगे। तो पहले डेवलपमेंट देख लेते हैं कि कैसे धीरे धीरे किसी ने सिलेंड्रिकल दिया, तो किसी ने ऑक्टेट्स दिए, किसी ने ट्राइड्स दिए। थोड़े बहुत आप 9th-10th में भी देख चुके हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से थोड़ा कि कैसे कैसे डेवलपमेंट बनते रहे इसके। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज का हमारा टॉपिक है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले और कौन कौन सी पीरियोडिक टेबल्स आई थी, उनके क्या लॉजिक्स थे। ठीक है, और किन किन ने वो बनाई थी, उनके क्या क्या ड्रॉबैक्स आए थे, वो सारा हम आज के लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट के लेक्चर में आज सबसे पहले आपके पास आता है डोबर्नियर्स ट्राइड्स। डोबर्नियर्स जो आपके साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एलिमेंट्स को ट्राइड्स के तौर पे जमाया, अरेंज किया। ठीक है, और ये ट्राइड्स कैसे चुने उन्होंने, इतने सारे एलिमेंट्स में से तीन तीन के ग्रुप कैसे बनाए, इस तरीके से सेट किए कि जो मिडिल वाला एटम है उसका जो मास है, मिडिल वाला जो एलिमेंट है उसका जो मास है वो बाकी दो का एवरेज आए, या एरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हो, एरिथमेटिक मीन आए। कैसे? देखिए, 7 + 39 दोनों जो लेफ्ट राइट में है उनका समेशन डिवाइड बाय 2 करोगे तो बीच वाले का मास आ जाएगा। ये होता है एरिथमेटिक। लेफ्ट राइट वाले का एरिथमेटिक मीन क्या आएगा? मिडिल वाला आएगा आपका। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स उन्होंने ग्रुप के तौर पे अरेंज किए, ट्राइड्स के तौर पे, और एक तरह से और अरेंज किए उन्होंने सिमिलर मास के, है ना, सिमिलर मास के। देखिए, FeCO और Na, FeCO और Na, इनके लगभग लगभग मास सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितना डिफरेंस इधर है उतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर मास के माने जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी ट्राइड्स बनाए उन्होंने, सिमिलर मास वाले और एरिथमेटिक मीन वाले, दो तरह के ट्राइड्स बनाए थे। पर दिक्कत क्या रही, उस वक्त तक ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए थे, है ना, तो बहुत आगे तक ये नहीं जम सका। इस कारण ये जो उनका कॉन्सेप्ट था ये डिस्कार्ड कर दिया गया, है ना। तो मेजर इस डोबर्नियर ट्राइड में क्या है, उन्होंने दो तरह के ट्राइड्स बनाए, एक तो एरिथमेटिक मीन वाला और एक आपके ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक मास वाले। ये दो तरह के ट्राइड्स उन्होंने फॉर्म किए थे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव पे। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखिए, न्यूलैंड आपके सबसे पहले थे जिन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट किया था एटॉमिक मासेस के साथ, है ना। पहले थे ये, कभी कभी अपने जेई में तो नहीं आते हैं क्वेश्चन, आपके बोर्ड वगैरह में कभी पूछ ले कि कौन थे पहले जिन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक मास से रिलेट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो वो थे न्यूलैंड आपके। ठीक है, न्यूलैंड। अब उन्होंने कैसे अरेंज किया था, देखिए, उन्होंने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में। ठीक है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पाया कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है ना, फर्स्ट वाले के साथ सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कैसे वो अरेंजमेंट किया, वो अरेंजमेंट मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये 7 उन्होंने अरेंज किए, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के, लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम का मास, फिर बोरोन का मास, इस तरीके से करते गए अरेंज। ये 7 एलिमेंट अरेंज करके 8वें पे वो नीचे आए, तो ये वाला इसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा था लिथियम के साथ। ठीक है,
लाइक दोनों ही मेटल्स होते हैं, दोनों ही +1 स्टेट में होते हैं, इस टाइप से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम शो हो रही थी। ऐसे ही हर 8वां एलिमेंट जो था वो अपने ऊपर वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था। ठीक, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव, कि हर 8वां, ऑक्टेव मतलब 8वां, 8th एलिमेंट आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रहा था फर्स्ट वाले से। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने कुछ अरेंजमेंट किए, लेकिन इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स आए। लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे हम हेवी एलिमेंट्स पे जाते गए ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना, अलग अलग उनमें प्रॉपर्टीज शो होने लगी, तो ये भी फाइनली डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, आपको बस ये जो हिस्ट्री है इनमें इतना ही ध्यान रखना है कि किसने कैसे अरेंज किया था, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा इसमें। हमें क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, देन लोथर मेयर करो, लोथर मेयर क्लासिफिकेशन भी कहते हैं जिसको। इन्होंने कर्व ड्रॉ किया था एक, इन्होंने थोड़ा हट के अरेंज करना चाहा बाकी दो से, है ना, इन्होंने कर्व ड्रॉ किया। और कर्व कैसे ड्रॉ किया? ठीक, एटॉमिक वॉल्यूम्स और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ किया इन्होंने? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक, और एटॉमिक वॉल्यूम उस टाइम पे कैसे निकाला? देखिए, मास तो स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाल लिया जाते थे, लेकिन एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकाला? डेंसिटी के हेल्प से। हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास और डेंसिटी पता हो तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास को डेंसिटी से डिवाइड करके। ठीक, तो इस तरीके से उन्होंने वॉल्यूम कैलकुलेट किए और मास के साथ उनका ग्राफ ड्रॉ करते गए। वो ग्राफ जो आया कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। ये देखिए, ये लोथर मेयर कर्व है आपका। ठीक है, इसको और स्मूथ हम बना सकते हैं हमारे समझने के लिए, केवल कुछ इस तरीके से बना सकते हैं इसको हम चाहें तो, थोड़ा समझ में अच्छा आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्पाइक्स ज़्यादा हैं तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। इस ग्राफ के अंदर ध्यान से देखिए, ऊपर कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं? टॉप पे, टॉप पे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, बॉटम पे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और आपके जो डिसेंडिंग पाथ है उसमें कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, और जो असेंडिंग पाथ है उस पे कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए कैसे क्या है, नीचे नीचे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। देखिए FeCO Ni, है ना, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ है हमारे? बिल्कुल बॉटम पे आ गए, देखिए ध्यान से। ठीक है, अच्छा, यहाँ ऊपर ही ऊपर कैसे दिख रहे हैं आपको? ये ऊपर ही ऊपर ये पोटेशियम आया, सोडियम आया, दिख रहा है। तो ये जो आपके लिथियम वगैरह है ना, ये सारे कहाँ हैं? ऑलमोस्ट टॉप पे हैं, ज़्यादातर ऊपर की तरफ है। और देखिए डिसेंडिंग पाथ, ये जो डिसेंडिंग पाथ है ये वाला, है ना, इस पे कौन से आपको एटम्स दिख रहे हैं? देखिए डिसेंडिंग पे मैग्नीशियम दिखा, कैल्शियम दिखा, है ना, इस तरीके से दिख रहे हैं ये। और असेंडिंग पाथ, ये वाला आपका असेंडिंग पाथ है। इस पे देखिए किस टाइप के दिख रहे हैं? हेलोजन्स दिखेंगे आपको। देखिए ये फ्लोरीन बढ़ते हुए पे है, क्लोरीन भी बढ़ते हुए पे है। ठीक है, हमें जो मेजर मेजर काम आने वाले हैं वो ऑब्जर्व करवा रहा हूँ मैं केवल आपको। ठीक है, तो ऊपर तो आ गई हमारी एल्कली मेटल्स, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम टाइप की। डिसेंडिंग पाथ पे आ गए हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ गई, मैग्नीशियम वगैरह, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। और डिसेंडिंग पाथ पे तो ये आ गई। असेंडिंग पाथ पे कौन सी है हमारी? हेलोजन्स है ना, फ्लोरीन हुआ, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ। ये हमारे लिए मेजर है बस लोथर मेयर का, बाकी सारा हमारे काम का नहीं है। हमारे जितना पूछ, वैसे तो ये भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी ध्यान रखने के लिए ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एल्कली मेटल्स किस जगह पे आई? टॉप पे आई। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पे आई? बॉटम पे आई। असेंडिंग पाथ पे कौन आया? हेलोजन्स आए। डिसेंडिंग पाथ पे कौन आया? आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आई। क्लियर है? इतना क्लियर सभी को? चाहो तो यहाँ बेरिलियम भी लिख सकते हो आप, वो भी एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। क्लियर?
तो इसको पॉइंट वाइज हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं कि क्या क्या आया, कहाँ कहाँ आया। ओके, देखो जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के आपके पास एलिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशंस पे आ रहे हैं। जैसे आपके टॉप पे सारी वो पर्टिकुलर मेटल्स आ रही है, आपके असेंडिंग पाथ पे भी पर्टिकुलर हेलोजन्स आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट जो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं वो सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। एल्कली मेटल्स कहाँ आए हैं? क्रेस्ट पे आए हैं, टॉप जिसको कहते हैं, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, वेव में ट्रफ और क्रेस्ट होते हैं, जिसको टॉप पार्ट को हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स ने क्या ऑक्यूपाई किया? ट्रफ मतलब बॉटम। ये वेव फॉर्म जो आप ड्रॉ करते हैं ना, ये वेव फॉर्म, इसमें ऊपर वाला पार्ट होता है क्रेस्ट और बॉटम वाला पार्ट होता है ट्रफ। ओके, ठीक है। अब देखिए हेलोजन ने कौन सी पोजीशन ली? असेंडिंग वाली, ये असेंडिंग वाली बढ़ती हुई है ना, ये सारी असेंडिंग पोजीशंस हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ने कैसी पोजीशंस ली? डिसेंडिंग पोर्शंस, ये जो नीचे जाता हुआ पोर्शन है ना, वो वाला पोर्शन लिया। तो जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैंने नोट करवा दिए हैं लोथर मेयर कर्व के। लोथर मेयर कर्व किन किन के बीच में था? एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम, इनके बीच में ये कर्व था। हमें ये पोजीशंस ध्यान में रखनी है कि टॉप पे कौन सी आई, बॉटम पे कौन सी आई, असेंडिंग पे कौन सी आई और डिसेंडिंग पे कौन सी आई। बस इतना ही काफ़ी है इसमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत ज़्यादा पीएचडी भी हमें नहीं करनी है। जितना जेई में पूछा गया है अभी तक और जितना पूछते हैं उतना हमें तैयार करना है। ठीक है, अदरवाइज़ हर एक चैप्टर में आप चाहो तो पूरा साल भर पढ़ सकते हो, स्पेशली इनऑर्गेनिक के अंदर। अब हुआ क्या लोथर मेयर में भी, इन्होंने कुछ कंक्लूजन भी किए तो कुछ इनके ड्रॉबैक्स भी आए कि एक तो प्रैक्टिकली कुछ प्रूव नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कि क्यों आपके सिमिलर एलिमेंट जो हैं सेम पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऐसा क्या क्यों हो रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं दे पाए। दूसरी बात, इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले थे कि एटॉमिक वॉल्यूम जो होते हैं आपके, ठीक है, और जो आपके एटॉमिक मास होते हैं, ठीक, पीरियोडिक फंक्शन होता है, एलिमेंट जो होता है वो अपने, ध्यान से पढ़िए इस लाइन को, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, कि जो एटॉमिक वॉल्यूम्स हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किनके? एटॉमिक मास के, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के। ये उन्होंने अपना ही एक लॉ निकाला था जो कि जिसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे वो। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ से एक तरह से थोड़ी और पीरियोडिक टेबल जो अरेंज करने की स्पीड थी वो और बढ़ी, है ना। इन्होंने थोड़ा और अच्छे से अरेंज किया था बाकी लोगों की बजाय, और ज़्यादा एलिमेंट्स को भी किया था। ठीक है, तो ये एक ज़्यादा अच्छा बेस माना जाता है पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखिए इनके अलावा भी कईयों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए थे, एक अपने इंडिया से भी थे, उन्होंने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल बताई थी। ठीक है, लेकिन वही है, किसी ना किसी के ड्रॉबैक्स थे, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आए हैं सभी के। तो फाइनली जो दो खास पीरियोडिक टेबल हमें जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं वो है मेंडलीव और आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चलती है मोज़ले वाली, वो वाली। ठीक है, तो अभी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देख लेते हैं। इन्होंने भी एक लॉ दिया था, वो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होती है उनके एटॉमिक मास के। ठीक है, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जिस तरीके से, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब है? एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होना चीज़ों का, है ना। एक पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड के बाद या पोजीशंस के बाद चीज़ें रिपीट जब होने लगती है तो वो पीरियोडिक होती है। ओके, जैसे आपके घड़ी में जो पेंडुलम हिलता है वो एक फिक्स पीरियड के बाद अपनी पोजीशन पे दोबारा वहीं आता है, तो वो भी एक पीरियोडिक मोशन है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं केमिकल और प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के। देखो लोथर मेयर ने तो एटॉमिक वॉल्यूम को बताया था कि वो पीरियोडिक फंक्शन होता है एटॉमिक वॉल्यूम किनका? एटॉमिक मास का। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है आपके? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज़ वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक रिएक्शन वगैरह से ज़्यादा
इसको हम मैच करते हैं, ठीक है, कैसे किसके साथ रिएक्शन करेगी कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़, ठीक है, उससे हम इसको देखते हैं, ठीक। तो मेंडलीव ने क्या रूल निकाला कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किनके, एटॉमिक मास के, यानी एटॉमिक मास के बाद वो रिपीट होने लग जाएगी एक पर्टिकुलर पीरियड में, ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल अरेंज करी। कैसे अरेंज करी, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, ठीक है, इन्होंने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था, न्यूलैंड ने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, पर न्यूलैंड ने पहले जमाया था, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज थे के एलिमेंट्स थे वो वर्टिकल कॉलम में आ रहे थे, ठीक है, और जो नहीं आ पाए वहाँ पे उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी, ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए, ठीक है, जहाँ भी उनको ज़रूरत लगी कि यार यहाँ पे ये सेम प्रॉपर्टी का नहीं आ रहा है, कोई अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, तो उसके लिए जगह छोड़ दी उन्होंने, ठीक। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी टेबल को 9 वर्टिकल कॉलम्स, इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे 9 बनाए उन्होंने। कितने बनाए, 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, जिनको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से। कई जने वो 8 देख के ये कहते हैं कि सर 8 ग्रुप्स ही है, 8 ग्रुप्स ही है, नहीं, वो एक्चुअली में 0 भी साथ में 9 ग्रुप्स थे, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रोज जिनको पीरियड्स कहा गया, हॉरिजॉन्टल रोज को, ये वर्टिकल कॉलम्स आपके जिनको ग्रुप्स बोला गया, ठीक है, और इनका जो नोटेशन था वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए अब वो जो पीरियड्स थे उसमें देख लेते हैं। सबसे शॉर्ट पीरियड जो था पहला वाला, उसके अंदर 2 एलिमेंट थे, ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले के अंदर। फिर जो दूसरे तीसरे नंबर के पीरियड्स थे उनमें 8 एलिमेंट्स, फिर 18 18, फिर 32, फिर इनकम्प्लीट वाले में 19 तक जा रहे थे उनके, ठीक है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस वगैरह भी थे इनमें। और इन ग्रुप्स को क्या नंबर दिया था, वही मैंने जैसा कि बताया आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया था, ठीक है। जनरली रोमन में दिए जाते थे उस वक्त नंबर। अब इस पीरियोडिक टेबल की खासियत क्या थी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, सिंप्लीफाइड और सिस्टमेटिक स्टडी करी थी इन्होंने एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की। कंपाउंड के फॉर्म भी इन्होंने काफ़ी हद तक बता दिए थे कि ये इस तरीके का ऑक्साइड बनाएगा, इस तरीके का ये हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो भी इन्होंने बता दिए थे, ठीक है, और काफ़ी सिंपल तरीके से और सिंप्लीफाइड तरीके से बताए थे। साथ ही साथ इन्होंने नए एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए भी प्रेडिक्शंस किए थे, पहले ही ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए थे कि अगर कभी कोई एलिमेंट ऐसा आया तो वो इसी पोजीशन पे आएगा, ये पहले ही बता दिया था इन्होंने, ठीक है। उनको क्या बताया, क्या क्या नाम दिए थे वो भी हम देखेंगे। देखिए, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन्स नाम दिए थे उन्होंने। एका एल्यूमिनियम किसके लिए दिया था, गैलियम के लिए, और एका सिलिकॉन किसके लिए दिया था, जर्मेनियम के लिए। मतलब उन्होंने जगह छोड़ दी थी, है ना, उन्होंने जगह छोड़ दी थी एल्यूमिनियम के नीचे और सिलिकॉन के नीचे, जिनको उन्होंने नाम पहले ही दे दिया था कि एका एल्यूमिनियम है और ये एका सिलिकॉन है, जिसका फर्दर नाम पड़ा आगे जाके गैलियम और जर्मेनियम। जैसे आपके ये जो पीरियोडिक टेबल आज हम जो जानते हैं, थोड़ा बहुत आप भी जानते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये जो गैलियम आता है ना, यहाँ पे उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया और उसको नाम दे दिया एका गैलियम, एका एल्यूमिनियम, जिसको आगे गैलियम के नाम से जाना गया। सिमिलरली आपके जो सिलिकॉन होता है, कार्बन सिलिकॉन वगैरह आपके, उसके नीचे भी उन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया, ठीक। ये गैलियम है, ये जर्मेनियम है, ठीक, इसको नाम दे दिया उन्होंने एका सिलिकॉन, जिसको आगे जर्मेनियम के नाम से जाना गया। तो उन्होंने काफ़ी हद तक प्रेडिक्शन भी सही किए थे और एटॉमिक वेट भी काफ़ी एलिमेंट्स के करेक्ट हो गए थे, वो सिमिलर ग्रुप में आए तो उन्होंने उनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग उनके वेट भी करेक्ट किए। जैसे पहले बेरिलियम का जो वेट था, ठीक है, वो करेक्ट किया उन्होंने, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग करेक्ट किया, ठीक है, उसकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। पहले उसका वेट कुछ इस तरीके से आता था, ये कैसे आया उसमें हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है,
उसकी पहले वैलेंसी 3 मानी जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग इतना वेट लेते थे वो लोग, लेकिन उन्होंने करेक्ट किया और फाइनली सही वेट बताया। ये कुछ इसकी मेरिट्स हैं कि सिस्टमेटिक व्यू दिया, अरेंज किया, ठीक है, कुछ नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी का प्रेडिक्शन किया और एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, ठीक है। ये देखते हैं एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन का और थोड़ा बहुत डिटेल देखिए। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था मास एका एल्यूमिनियम के लिए 68 अपनी वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो टेबल पे आ रही थी, ठीक है, उनका जो पैटर्न चल रहा था उसके अकॉर्डिंग। और ये फाइनली जब मिला, डिस्कवर हुआ, तो इसका पाया गया 70, जो कि काफ़ी हद तक आसपास है, ठीक है, तो सही प्रिडिक्शन था। सिमिलरली एका सिलिकॉन के लिए भी उन्होंने 72 प्रिडिक्ट किया था, और जो कि जब जर्मेनियम फाउंड हुआ तो 72.6 पाया गया, ये और भी करीब था मास। तो इस तरीके से उनके प्रिडिक्शंस भी काफ़ी हद तक सही हुए थे, है ना। तो मेंडलीव ने काफ़ी अच्छी टेबल दी थी, इसलिए इससे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। देख लेते हैं उस टेबल को जो उन्होंने दी थी। ये इसका सही एकदम फॉर्म है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, क्योंकि कुछ पीरियोडिक टेबल्स में, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 1 to 8 तक ही शो किए हुए होते हैं, 0 शो ही नहीं हुआ रहता है उसमें, ठीक है। तो ये एकदम सही से क्लासीफाई करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए इसमें ये जो आपके पिंक शेड में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एंशियंट पहले जानते थे लोग इनको, ठीक है, उन्होंने इनके लिए जगह छोड़ दी थी, मेंडलीव ने इनके लिए जगह छोड़ दी थी, ठीक है। डोबर्नियर ट्राइड्स भी इसी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। देखे ये जो आपको चेक बॉक्स में दिख रहे हैं, ये डोबर्नियर ट्राइड्स हैं, देखिए ध्यान से, ये सारे डोबर्नियर ट्राइड्स थे, ठीक। मेंडलीव को जो जो नोन थे वो ग्रीन कलर में है, जो जो भी आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये सारे, ये सब मेंडलीव को पता थे और उन्होंने इनको अरेंज किया था, ठीक है। इनमें से कुछ एक्टिनाइड लेंथेनाइड भी थे, येलो वाला लेंथेनाइड है, ब्लू वाला एक्टिनाइड है, ठीक है। और ये सब आपके पुराने लोगों को पता थे, जो कुछ नहीं पता थे मेंडलीव को, वो अलग से शो कर दिए गए, ठीक है। जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेसेस छोड़े थे वो स्पेसेस आपको शो कर दिए हैं पिंक जोन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये इन्होंने मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई थी, जिसमें आपको देखिए 9 वर्टिकल ग्रुप्स दिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही है आपको, ठीक। तो इसमें आपने ट्राइड्स भी अरेंज हो गए, है ना, और मेंडलीव का भी देख लिया हमने कि कहाँ उन्होंने कौन सी पोजीशन पे क्या रखा था, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ भी आई थी, वो क्या थी वो भी हम देखेंगे ड्रॉबैक्स में। देखिए काफ़ी सारी डीमेरिट्स थी इसकी, देखिए एक एक करके देखते हैं। एक तो हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन थी, वो कभी तो फर्स्ट ए ग्रुप में रहता था तो कभी 7A ग्रुप में जाता था, ठीक है, क्योंकि दोनों से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ मिलती है उसकी, तो वो कोई फिक्स नहीं कर पाए। आइसोटोप्स कहाँ आ गए, कुछ नहीं बताया उन्होंने उसके बारे में, ठीक है। लेंथेनाइट्स एक्टेनाइट्स की अजीब सी पोजीशंस दी, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर मिलती हुई दिखाई नहीं उन्होंने कुछ भी, है ना। और ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो पैटर्न वो कर रहे थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में वो अरेंज किए जा रहे थे, तो कहीं कहीं पे उन्होंने सेम प्रॉपर्टी लाने के चक्कर में स्वैप भी कर दी पोजीशंस। कैसे, देखिए आर्गन पोटेशियम के पहले रखा गया जबकि उसका वेट ज़्यादा है, ठीक है। सिमिलरली टेलेरियम भी आयोडीन के पहले रखा गया, जबकि टेलेरियम का वेट ज़्यादा आयोडीन से, तो वो तो बाद में आना चाहिए थे ये एटम्स, लेकिन पहले रख दिए प्रॉपर्टीज़ मिलाने के चक्कर में, उनकी वर्टिकल ग्रुप में प्रॉपर्टीज़ मिलाने के चक्कर में पहले रख दिया उन्होंने थोड़े। तो ये थोड़ी इरेगुलरिटीज़ भी रही इसके अंदर, फिक्स पैटर्न नहीं चलता रहा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हुआ कि सिमिलर ग्रुप एलिमेंट्स जो हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करने वाले को, और कई बार डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने वालों को सेम ग्रुप में भी डाल दिया, जैसे एल्कली मेटल्स के साथ कोइनेज मेटल डाल दी जो कि ट्रांजिशन में होती है, जबकि इनमें तो कोई ट्रांजिशन होता ही नहीं है। तो इस टाइप से भी कुछ गलतियाँ हुई, ठीक। और साथ ही साथ पीरियोडिसिटी का कोर्स भी इन्होंने नहीं दिया कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज़ क्यों हो रही है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। तो आज जो हमने लेक्चर के दौरान जो जो भी हमने पुरानी पीरियोडिक टेबल्स पढ़ी, उनमें सभी में कुछ ना कुछ खामियां हैं,
फाइनली हम नेक्स्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो आई, क्या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ठीक है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, किस किस टाइप के क्लासिफिकेशन है, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज की ये सारी क्लियर आपको, वैसे कुछ था नहीं और नहीं ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट कभी क्वेश्चन बनते हैं इनसे जेई वगैरह जैसे एग्ज़ाम में, बोर्ड वगैरह के हिसाब से ठीक है, ठीक है। थैंक यू।